चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भारत आई शेख हसीना, मोदी ने रेड कॉर्पोरेट वेलकम दिया, कहा 54 नदियां हमें जोड़ती है, भारत बांग्लादेश मिलकर लॉन्च करेंगे मैत्री सैटेलाइट। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का कल दूसरा दिन था। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें सेरेमोनियल वेलकम भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम पिछले एक साल में करीब 10 बार मिले हैं, लेकिन फिर भी पीएम शेख हसीना का यह दौरा अहम है क्योंकि वे हमारे तीसरे कार्यकाल में पहली स्टेट गेस्ट के तौर पर आई है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भारतीय करेंसी में व्यापार शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से हुआ लागू, नोटिफिकेशन भी हो गया जारी। जी हां दोस्तों, देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया गया है। केंद्र ने शुक्रवार की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी साबित होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए इसके अलावा और क्या कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद होने से बच जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ताइवान की आजादी मांगने पर चीन देगा मौत की सजा, अदालत और पुलिस के लिए गाइडलाइंस कर दी जारी, देश की अखंडता के लिए उठाया कदम। जी हां दोस्तों, चीन ने शुक्रवार को ताइवान की आजादी की मांग करने वाले लोगों को मौत की सजा की धमकी दी है। हालांकि चीन की इस धमकी को बेअसर माना जा रहा है क्योंकि ताइवान की आजादी की मांग चीन में नहीं होती है, ये मांगे ताइवान में ही होती है जहां चीनी अदालत के नियम नहीं चलते। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने शुक्रवार को यह नई गाइडलाइंस जारी की। इसमें कहा गया है कि ताइवान की आजादी की मांग करने वाले नेताओं के कदम से यदि देश या जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो मौत की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा सजा के तौर पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 71,000 टन प्याज खरीदा। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ प्याज की रिटेल कीमतों में कमी की उम्मीद। जी हां दोस्तों, सरकार ने इस साल अब तक बफर स्टॉक के लिए लगभग 71,000 टन प्याज खरीद लिया है। प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी कि कीमतों में स्थिरता के लिए सरकार ने टोटल टारगेट 5 लाख टन प्याज खरीदने का रखा है। सरकार को उम्मीद है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ प्याज की रिटेल कीमतों में कमी आएगी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के डेटा के मुताबिक शुक्रवार को ऑल इंडिया एवरेज ओपिनियन रिटेल प्राइस 38.67 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जबकि मॉडल प्राइस 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जीएसटी मीटिंग में फैसला, दूध के डिब्बों पर 12% टैक्स। वित्त मंत्री बोली फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू होगा। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग 22 जून को समाप्त हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग के बाद इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए फेज्ड मैनर यानी कि चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा। वहीं रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, क्लॉक रूम सर्विस और वेटिंग रूम सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी जाएगी। इसके अलावा भी मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। दोस्तों, दूध के कैन यानी कि डिब्बों पर एक समान 12% की जीएसटी भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा सोलर कुकर और कॉटन बॉक्स पर भी 12% की जीएसटी निर्धारित की गई है। वैसे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं या फिर कौन से 10 बड़े फैसले लिए गए हैं, तो इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। इस पर हमने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र ने एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया, प्रदीप सिंह खरोला को जिम्मेदारी मिली। एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, नीट एग्जाम विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया है। साथ ही प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया है। उधर दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया। इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के राधाकृष्णन चीफ होंगे। यह कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलजी विनय सक्सेना से मिले बीजेपी सांसद तो सौरभ भारद्वाज ने कर दी मांग, मीटिंग का वीडियो करें जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला। इस बार सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के सांसदों के साथ एलजी की मुलाकात को लेकर उन्हें घेरा है और मांग की है कि वे मीटिंग का वीडियो शेयर करें। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी साहब, कुछ दिन पहले मैं और आतिशी आपसे हरियाणा के पानी के विषय में आपसे मिले थे। आपने 3 कैमरों से मीटिंग रिकॉर्ड की थी। आज आपसे भाजपा के सांसद मिले हैं, जाहिर सी बात है आपने इस मीटिंग को भी वीडियो के तहत रिकॉर्ड किया होगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आपसे दोबारा निवेदन है कि आप दोनों मीटिंग्स के वीडियो पब्लिक कर दीजिए। सबको पता तो चले कि कौन दिल्ली की जनता के साथ है और कौन जनता के खिलाफ है, षड्यंत्र कर रहा है कौन। आपकी, हमारी और भाजपा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र के पूर्व सीएम के पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर, एक दिन पहले घर पर तोड़फोड़ हुई। जगन मोहन बोले, चंद्रबाबू का बर्ताव तानाशाह जैसा। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का निर्माणाधीन ऑफिस राज्य सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। शनिवार सुबह 5:30 बजे यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश की राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण CRDA ने की है। गुटूर के तड़ेपल्ली में यह ऑफिस 9365 वर्ग फीट में बनाया जा रहा था। इस कार्रवाई की टाइमिंग की भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों, सितंबर 2023 में जब YSRCP की सरकार थी और जगन मोहन रेड्डी सीएम थे, तब TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू को सुबह 6 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। CID ने भ्रष्टाचार के आरोप में चंद्रबाबू को अरेस्ट किया था। अब उसी टाइमिंग के हिसाब से उनका ऑफिस तोड़ा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान फायरिंग केस, लॉरेंस के भाई का वॉइस सैंपल हुआ मैच, आरोपियों को फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, मुंबई क्राइम ब्रांच ने कंफर्म किया। जी हां दोस्तों, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के लिए गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल हमलावरों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। पकड़े गए दोनों हमलावरों के मोबाइल से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुलिस ने फॉरेंसिक जांच कराई थी। मुंबई पुलिस ने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से अनमोल के ऑडियो सैंपल लिए और आरोपियों के मोबाइल में मिले ऑडियो को फॉरेंसिक लैब भेजा था। यह सैंपल मैच हो गया। सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे 2 हमलावरों ने फायरिंग की थी। दोस्तों, घटना के 2 दिन बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात से आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार कर लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्या पेट्रोल डीजल पर लगेगा GST? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दे दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग हुई। दोस्तों, मीटिंग के बाद निर्मला सीतारमण से पेट्रोल डीजल पर GST लगाने को लेकर बातचीत की गई। तो इस पर सीतारमण ने कहा कि GST का इरादा पेट्रोल और डीजल को GST में लाने का था। अब राज्यों को दर तय करनी है। मेरे पूर्ववर्ती अरुण जेटली की मंशा बहुत साफ थी, हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल GST में आए। सीतारमण ने कहा कि GST लागू करते समय केंद्र सरकार की मंशा थी कि कुछ समय बाद पेट्रोल और डीजल को भी GST में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इसे GST में लाने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है, अब सिर्फ फैसला करना बाकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। MP, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की एंट्री, उत्तर प्रदेश को 7-8 दिन में पूरी तरह कवर करेगा। जम्मू में कल से हीट वेव का अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में शुक्रवार 11 जून को दस्तक दे दी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और ईस्ट यूपी में अगले 3-4 दिनों में मानसून पहुंच सकता है। 7-8 दिनों में यह पूरे यूपी को कवर कर लेगा। वहीं दोस्तों, वेस्टर्न यूपी के जिलों में आज और जम्मू में कल से 26 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, बीते कुछ दिन से 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी शुक्रवार को बारिश हुई और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया कि देश में अब तक यानी कि 1 से 20 जून तक 77 मिमी बारिश हुई है। यह इस दौरान होने वाली बारिश से 17% कम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिंदुजा फैमिली नौकरों के शोषण मामले में दोषी पाई गई, अरबपतियों को 4 साल की सजा, स्टाफ से ज्यादा कुत्तों पर खर्च, 18 घंटे काम कराते थे। जी दोस्तों, भारतीय मूल के अरबपति और ब्रिटेन की सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली नौकरों के शोषण मामले में दोषी पाई गई है। परिवार के 4 सदस्यों को स्विट्जरलैंड के कोर्ट ने शुक्रवार को जेल की सजा सुनाई। बिजनेसमैन प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी कमल हिंदुजा को 4.5 साल की सजा मिली है। वहीं उनके बेटे अजय और बहू नर्मता को 4 साल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, हिंदुजा परिवार पर उनके स्विट्जरलैंड विला में काम करने वाले लोगों का शोषण करने के आरोप लगे थे। इनमें ज्यादातर भारत के अशिक्षित लोग थे। हालांकि कोर्ट ने मानव तस्करी के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके स्टाफ को इतनी समझ थी कि वे क्या कर रहे हैं। हिंदुजा के वकीलों ने कहा कि उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील की है। फैसले के वक्त हिंदुजा परिवार के 4 सदस्य कोर्ट में नहीं थे। हालांकि उनका मैनेजर और 5वां आरोपी नजीम जियाजी मौजूद था, उसे भी 18 महीने की सजा हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत से मिले श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह दी बड़ी बात, शी जिनपिंग सुनेंगे तो बौखला जाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे चीन को गहरा धक्का लग सकता है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आर्थिक संकट से जूझ रहे इस देश ने भारत से मिली मदद के लिए उसका धन्यवाद किया है और यह भी कहा है कि पड़ोसी मुल्क से मिली अरबों डॉलर की वजह से ही यह मुमकिन हो सका है कि अब उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को कहा कि श्रीलंका आर्थिक संकट के 2 कठिन वर्षों से उबर पाया है और यह भारत से मिले 3.5 अरब डॉलर के वित्तीय सहयोग के कारण संभव हो पाया। विक्रमसिंघे ने भारत के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखने की भी अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 26 बैंकों ने अभी तक BBPS एक्टिव नहीं किया। 1 जुलाई से फोन पे, क्रेड सहित अन्य ऐप के जरिए इन क्रेडिट कार्ड का नहीं कर पाएंगे पेमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से आप फोन पे, क्रेड, बिलडेस्क जैसी फिनटेक कंपनियों के जरिए 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक सेंट्रलाइज्ड बिलिंग नेटवर्क भारत बिल पेमेंट BBPS के माध्यम से प्रोसेस होंगे। इसके लिए बैंकों को BBPS कंप्लाई इनेबल करना होगा। अभी तक कुल 34 में से 8 बैंकों ने ही BBPS कंप्लायंस इनेबल किया है, यानी कि 26 बैंकों ने इसे अनेबल नहीं किया है। इन 26 बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक भी शामिल है जिसने 5 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड जारी किए हुए हैं। इनमें से HDFC बैंक के 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड, ICICI बैंक के 1.7 करोड़ और एक्सिस बैंक के 1.4 करोड़ क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में पुलिस पर पथराव, PCR जिप्सी बाइकें तोड़ी, साथी की मौत से गुस्साए कर्मचारी, कंपनी की बसों में भी तोड़फोड़ की, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। जी हां दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार को बस के नीचे आने से फैक्ट्री कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद साथी कर्मचारी भड़क गए, उन्होंने एक्सीडेंट करने वाली बस में तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मचारियों को समझाने के लिए पहुंची तो उन्होंने जमकर पथराव किया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की PCR समेत दूसरी गाड़ियां भी तोड़ डाली। माहौल तनावपूर्ण देख भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। पथराव में कई पुलिस कर्मचारियों को चोटें भी आई है। दोस्तों, कर्मचारियों के मुताबिक कंपनी के बस ड्राइवर ने उनके साथी मोनू 24 साल को जानबूझकर कुचलकर मार दिया। यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। ड्राइवर ने जानबूझकर उसके ऊपर बस चढ़ा दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपी ड्राइवर को पकड़ने के बजाय उन्हें ही परेशान कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुझे कमरे में ले गए, कपड़े उतारे फिर, प्रज्वल रेवन्ना के छोटे भाई सूरज पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का लगा आरोप, केस हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में आरोपी JDS नेता HD रेवन्ना और उनके बड़े बेटे प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब छोटे भाई सूरज का नाम भी जुड़ गया है। हासन जिले के हॉल नरसीपुरा पुलिस स्टेशन में सूरज के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है। वहीं दोस्तों, पुलिस ने सूरज के खिलाफ IPC की धारा 377, 342, 506 और 34 के तहत केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों, एक शिकायतकर्ता ने अपनी तहरीर में लिखा कि सूरज रेवन्ना ने मुझे 16 जून को अपने फार्म हाउस पर बुलाया था। यहां उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, लेकिन मैं तब हैरान रह गया जब उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधों पर रख दिया और मेरे कानों को छूने लगे। मैं डर गया। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर उन्होंने मेरे ऑटो को चूमना और काटना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें धक्का देकर दूर धकेल दिया। इस पर वो चिल्लाने लगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शादी के बाद अपना धर्म नहीं बदलेगी सोनाक्षी सिन्हा, दूल्हे जहीर के पिता ने किया कंफर्म, बोले यह एक सिविल मैरिज होगी। जी हां दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी कर रही है। कुछ समय से इस बात पर भी चर्चा जारी है कि क्या शादी के बाद सोनाक्षी इस्लाम धर्म कबूल कर लेगी। लोगों के इस सवाल पर अब जहीर के पिता इकबाल रत्नासी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि शादी के बाद सोनाक्षी इस्लाम धर्म नहीं अपनाएगी। फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में दूल्हे जहीर के पिता इकबाल रत्नासी ने कहा कि शादी ना तो हिंदू और ना ही मुस्लिम रिवाज से होगी, यह एक सिविल मैरिज होगी। उन्होंने बताया कि शादी मांद्रा स्थित उनके आवास पर होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आर्चरी में महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड की हैट्रिक लगाई, लगातार चौथा वर्ल्ड कप जीता। इस टूर्नामेंट में लगातार 13वीं जीत। जी हां दोस्तों, भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेख वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर की कंपाउंड महिला टीम ने इस साल का तीसरा और लगातार चौथा वर्ल्ड कप जीत लिया। तुर्की के अंतालिया में हुए तीसरे वर्ल्ड कप में भारतीय तिगड़ी ने फाइनल में एस्टोनिया की खिलाड़ियों को हराया और गोल्ड पर कब्जा किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोहली का वर्ल्ड कप में विराट कारनामा, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले
पहले बल्लेबाज बने। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली T20 विश्व कप 2024 में अभी तक उम्मीद के मुताबिक बैटिंग तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 37 रन बनाकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल दोस्तों, कोहली ने आज उस मुकाम को हासिल किया जिसे वर्ल्ड कप में कोई बल्लेबाज नहीं कर सका। दरअसल दोस्तों, विराट कोहली ने अपनी पारी में 1 चौका और 3 छक्के लगाए बांग्लादेश के खिलाफ। विराट कोहली वर्ल्ड कप में अब 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में 1795 रन बनाए, जबकि T20 वर्ल्ड कप में विराट के नाम अब 1207 रन हो गए हैं। वह वनडे और T20 विश्व कप दोनों में मिलाकर कुल 3002 रन बना चुके हैं। 35 वर्षीय कोहली ने वनडे वर्ल्ड कप में 37 मैच खेले हैं, वहीं T20 वर्ल्ड कप में यह उनका 32वां मुकाबला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जहरीली शराब पीने से 53 की मौत, मचा हाहाकार। भाजपा ने डीएमके पर बोला हमला, सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में अवैध देशी शराब पीने से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को पुलिस से मिली ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब मरने वालों की संख्या 53 हो गई है। पुलिस के अनुसार देशी शराब पीने से बीमार हुए 140 लोगों की हालात अब स्थिर है। डीएम एमएस प्रशांत ने बताया कि मंगलवार को अवैध देशी शराब पीने से 193 लोग बीमार पड़ गए थे। उन्हें पास के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। डीएम प्रशांत सदर अस्पताल में पीड़ितों से मिलने के बाद पत्रकारों से कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि यह कंफर्म है कि 53 लोगों की मौत हो गई है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इन मौतों के पीछे जिम्मेदार कौन है। क्या सरकार को इस पर अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि वह देशी शराब को रोकने में विफल रही है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोल्डन टेम्पल परिसर में किया योग, लड़की के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज, 3 कर्मचारियों पर भी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश दुनिया में योग को लेकर उत्साह देखने को मिला। इसी बीच योग दिवस पर अमृतसर के श्री दरबार साहिब में योग करने वाली अर्चना मकवाना नाम की लड़की के खिलाफ एसजीपीसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले एसजीपीसी के 3 कर्मचारियों पर भी कार्यवाही की गई है। दरअसल दोस्तों, 21 जून को अवार्ड लेने दिल्ली आई अर्चना मकवाना अमृतसर में माथा टेकने आई थी। अर्चना योगा परफॉर्मर है और अलग अलग जगहों पर योगासन करके पोस्ट करती है, लेकिन उन्होंने अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब की शोभा यात्रा में आसन यानी कि योग करके इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट की है। इसके बाद फोटो वायरल होने पर एसजीपीसी की ओर से नोटिस लिया गया और सिख भावनाओं और गरिमाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि अर्चना ने इंस्टाग्राम से फोटो हटाकर माफी मांग ली है। अर्चना का आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जल संकट से जूझती दिल्ली में बीजेपी कर रही प्रदर्शन, पुलिस ने भीड़ भगाने के लिए की पानी की बौछार। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के कई इलाके इन दिनों पानी के संकट से जूझ रहे हैं। पानी की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दक्षिण दिल्ली के भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी ओखला में दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जब दोस्तों प्रदर्शनकारियों ने वहां से हटने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उन्हें पानी की बौछारों से तितर बितर कर दिया। दिल्ली में फिलहाल दोस्तों भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी है, जबकि भाजपा और आम आदमी पार्टी जल संकट के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि 600 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाला दिल्ली जल बोर्ड अब भ्रष्टाचार के कारण 60,000 करोड़ रुपए के घाटे का सामना कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय झंडे में स्थित अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।